हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टर्म हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। कल हमने किया था कि एक सॉलिड जो सल्यूट है उसको हम किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। आज हमने देखना है सॉल्युबिलिटी किस चीज़ की, गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स। तो इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी that can dissolve in 1 unit of the liquid to form saturated solution at the temperature of the experiment and under a pressure of 1 atmosphere। तो सिंपल सी चीज़ है, सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस को हम कब बोलेंगे, जब उसका एक मैक्सिमम वॉल्यूम किसी भी गैस का सीसी में हम लेते हैं, जब उसे 1 यूनिट किसी भी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं और उसको डिज़ोल्व करने से एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो डेवलप हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं उस गैस की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जिस तरह से कल हमने फैक्टर्स किए थे तो इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट जो फैक्टर है उसका है नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ द गैस and the solvent मतलब लिक्विड। ठीक है, तो सेम उसी तरह से ही है। कुछ गैसेस जो हैं वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाती हैं, कुछ गैसेस जो है वो लेट डिज़ोल्व होती हैं। जो उनकी डिसोल्यूशन है, उनको जो डिज़ोल्व होने का पर्पस है, जो डिज़ोल्व होने का एक्सटेंट है, वो उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही रूल हम अप्लाई करेंगे, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। जैसे कि गैसेस हैं, ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये जो है इनका बहुत कम अमाउंट जो है वाटर में डिज़ोल्व होता है। और इनके कंट्रास्ट अगर हम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड है या अमोनिया गैस है या क्लोरिक गैस है, HCl गैस है, तो वो बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाती हैं वाटर में। ठीक है, तो उनके सारा कुछ उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जिनका नेचर सेम है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिनका नेचर ऑपोजिट है वो थोड़ा कम डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड हमारे पास फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कल हमने काफ़ी डिटेल में किया था, ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं उसी तरह से जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो डिक्रीज़ करती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका रीज़न अगेन हम कहाँ से लेंगे, ले शैटलियर प्रिंसिपल से लेंगे। कोई भी गैस जब हम किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में उसका सोल्यूशन बनाता है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम है। और हमें पता है, प्रैक्टिकली हमने करके देखा है कि जब सोल्यूशन बनता है तो रिएक्शन की नेचर क्या है, एक्सोथर्मिक, और बैकवर्ड रिएक्शन फिर क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो अगर इस कंडीशन में जो ये हमारा सिस्टम है इक्विलिब्रियम है, इस कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ले शैटलियर प्रिंसिपल तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द एंडोथर्मिक साइड, दैट इज़ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सोल्यूशन में से गैस और सॉल्वेंट अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा थर्ड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इस फैक्टर के अंडर हमने पढ़ना है हेनरीज लॉ।
तो अगर थोड़ा सा आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देंगे तो हेनरीज लॉ लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, ठीक है। तो हेनरीज लॉ मैथमेटिकली हमें क्या बोलता है, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पार्शियल प्रेशर, और m इज़ डायरेक्ट साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं यहाँ से, m इज़ इक्वल टू, तो हमने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया यहाँ पे के h इंटू पी, ठीक है। तो ये क्या है, जितना भी मास किसी भी गैस का किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर कितना है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा गैस का मास जो है वो सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो अगर हमारे पास एक ये सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक, तो बड़ी गंदी सी बन गई, दोबारा बनाता हूँ। तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, तो इस वेसल में हमने यहाँ पे एक लिक्विड रखा है जो सॉल्वेंट है, उसके ऊपर हमारे पास गैस है, ठीक है। तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए मैंने इसके ऊपर एक पिस्टन लगा रखा है, यहाँ पे एक पिस्टन है, और जब भी मैंने प्रेशर इंक्रीज़ करना है तो मैं इसको डाउनवर्ड मूव कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पार्ट जो है गैस का डिज़ोल्व फॉर्म में है। तो जो हमारा हेनरीज लॉ है वो क्या बोलता है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ किया तो जो हमारा पिस्टन है वो मूव करके यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। तो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करते जाएंगे, जो गैस का अमाउंट है वो उतना ज़्यादा जो डिज़ोल्व होता जाएगा। तो ये है हमारा हेनरीज लॉ। तो यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द गैस, और ठीक है, p क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्वेंट। तो यहाँ पर एक जो है इक्विलिब्रियम जो है जनरेट हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम में है प्रेशर, और के एच क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, के एच को हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर है बेटा। तो हेनरीज कांस्टेंट की आपने जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखी है अभी। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, m इज़ इक्वल टू के एच इंटू पी, ठीक है। तो इसको हम एक अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में भी इसको लिखा जा सकता है। तो कभी कभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं ऐसे फॉर्मूलाज के ऊपर, ठीक है। तो हेनरीज लॉ को अगर हमने इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स ए इज इक्वल टू के एच इंटू पी ए। एक्स ए क्या है, अगर हमारे पास कोई गैस है ए, तो एक्स ए क्या है, उसकी मोल फ्रैक्शन। के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, और पी ए क्या है, उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, ठीक है। तो ऐसे भी हेनरीज लॉ को लिखा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है हमने यहाँ पे स्टडी करनी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। तो बड़ी कॉमन एग्जांपल है इसकी। तो बेवरेजेस, हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो जब भी हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करते हैं तो कैसी साउंड निकलती है, आपको सभी को पता है। सपोज करिए ये कोक की बॉटल है, थोड़ी सी चेंज करते हैं सीधी नहीं बनी।
चलिए थोड़ी सी शेप इसकी चेंज हो गई है, कोई बात नहीं, तो जैसी भी बनी है ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बबल्स बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे कोक है, और जब हम इसको ओपन करेंगे यहाँ से इसका जो है ये क्या हो रहा है, ठीक है, जब ओपन करेंगे तो बहुत सारे बबल्स जो हैं यहाँ से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ से गैस जो है बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, जब भी कोई बेवरेज की बॉटल जो है उसको हम कवर करते हैं, उसको बंद किया होता है, तो उसमें प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से उसमें जो गैस है, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो गैस जो है वो सोल्यूशन के अंदर चली जाती है, तो वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में होती है। तो एज सुन एज जब हम इसका जो ऊपर से ढक्कन है, जो उसका कॉर्क निकालते हैं, तो क्या होता है, सडनली क्या होगा, जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और सपोज करिए अंदर इसके 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जैसे ही हम इसका बॉटल का ढक्कन ओपन करते हैं तो प्रेशर रिड्यूस होकर 10 एटमॉस्फेयर से होकर रिड्यूस होकर 1 एटमॉस्फेयर पे आ जाता है। तो उससे क्या होता है, जितनी भी गैस अंदर डिज़ोल्व थी वो सारी की सारी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बबल्स, और साउंड भी आती है, जो फिजी साउंड आपको आती है। तो इस तरह से जो है एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि जब भी हम कोई बेवरेज की बॉटल ओपन करते हैं तो उसमें से बबल्स क्यों बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है कि अगर बेवरेज में हमने उसको कार्बोनेटेड करना है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व करना है, तो हमें हेनरीज लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, हमें उसके अंदर बॉटल के अंदर प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सोल्यूशन के अंदर चले जाएं, ठीक है बेटा। तो ये इसकी फर्स्ट जो है एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी, स्कूबा डाइविंग आप सभी ने देखी होगी, डिस्कवरी चैनल पर या नेट जियो पर आपने देखा होगा कि जो डीप सी डाइविंग करते हैं। स्कूबा डाइविंग क्या होती है, वो तो ज़्यादा डीप नहीं जाते। जो डीप सी डाइविंग होती है उनके पास आपने देखा होगा कि उनकी बैक में एक सिलेंडर होता है, ठीक है, और उन्होंने उसमें जो एयर फिल की होती है, क्योंकि वो बहुत बहुत नीचे जाते हैं और वहाँ पे उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे क्या इसकी एप्लीकेशन है, तो उसमें क्या होता है, जब हम सपोज़ करिए ये सी लेवल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये सी लेवल है, ठीक, और एक स्कूबा डाइवर जो है यहाँ पे वो नीचे जा रहा है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, तो ये डाइवर है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे यहाँ पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। अभी ये जो डाइवर है इसके अंदर मैं उसकी एक वेन जो है वो बना रहा हूँ। सपोज करिए ये उसकी वेन है, इसमें ब्लड है, ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और जब सिलेंडर से वो गैस ले रहा है तो उसमें 2 टाइप की गैसेस हैं, एक तो उसमें है ऑक्सीजन और दूसरी है उसमें नाइट्रोजन, ठीक है, समझ आ गई बात। तो एक डाइवर है, डाइवर के पास सिलेंडर था, सिलेंडर में एयर थी, एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन थी। जब उसने इनहेल किया तो उसके ब्लड में ऑक्सीजन भी जा रही है और नाइट्रोजन भी जा रही है, क्लियर होगी बात। तो नीचे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों गैसेस जो हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में इंक्रीज़ हो जाती है, क्लियर। नाइट्रोजन की भी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई। अब इसमें से जो ऑक्सीजन है वो तो यूज़ हो जाती है सेल्स में और टिश्यूज़ में, ठीक है, तो पता ही है आपको। तो ऑक्सीडेशन होती है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये सारी की सारी ऑक्सीजन तो कंज्यूम होने जाते हैं, सेल्स में कंज्यूम हो जाती है, टिश्यूज़ में कंज्यूम हो जाती है। नाइट्रोजन जो है वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में ब्लड में रह जाती है। तो उसके बाद जब ये डाइवर सी लेवल पे आता है, ऊपर आता है, तो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम है,
प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और नाइट्रोजन की ब्लड में जो सॉल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। और जब एक डाइवर सी लेवल पे आता है तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन थी उसकी जो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होने की वजह से नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं, जैसे बॉटल में बनते हैं। इसी तरह से उसकी वेन्स में, उसकी आर्टरीज़ में, तो नाड़ियों में उसके जो है वो नाइट्रोजन के बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं और ये बबल्स जो हैं उसके नर्व इम्पल्सेस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इससे एक डिज़ीज़ होती है जिसको बोलते हैं बेंट्स सिकनेस। ठीक है, तो इसी वजह से जो डाइवर्स के सिलेंडर होते हैं उसमें नाइट्रोजन के साथ हीलियम भी ऐड करते हैं ताकि ज़्यादा जो है नाइट्रोजन का कंटेंट उसके ब्लड में ना जा पाए। ठीक है, तो ये एक इसकी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की। नेक्स्ट जो थर्ड इसकी जो हमारी एप्लीकेशन है वो है क्लाइंबर्स के लिए। क्लाइंबर्स के लिए भी है और सभी बंदों के लिए है जो हाइकिंग के लिए जाते हैं या हम पहाड़ों पर जाते हैं। तो क्या होता है, ये ग्राउंड लेवल है, सपोज़ करिए एक यहाँ पर बहुत हाई लेवल पर एक पहाड़ी है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज़ होता है, उसके साथ जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। पार्शियल प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से जो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है उसके ब्लड में भी जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज़ कर जाता है। जब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज़ करता है, ब्रेन को ऑक्सीजन कम जाती है, तो जो हाइट पे पर्सन खड़ा है, जो हाइकिंग के लिए जा रहा था या क्लाइंबिंग के लिए जा रहा था, तो उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो जो है अनकॉन्शियस हो जाता है और फाइनली वो क्या है, कई बार गिर भी जाते हैं। तो ऐसे नीचे बेचारा गिर गया। ठीक है, तो इससे हम बोलते हैं आल्टीट्यूड सिकनेस कई बार। ठीक है, और ज़्यादातर एक और बीमारी है जो इससे हो जाती है, वो होती है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो है हम वीक फील करते हैं और कई बार अनएबल टू थिंक, कई बार हमें सोचने की शक्ति जो है हमारी वो ख़त्म हो जाती है। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है बेटा, तो ये सारी की सारी जो है इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो आज के लिए हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।